अभी यहाँ पे हमारा एमएलए अभी तक हुआ ना हमारा एमपी हुआ। भाई आपके पास 111 एमएलए हैं, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर कम हो गया है। चलिए जो भी है, अभी इन्होंने पार्टी से निकाला नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये डील आपकी राजा भैया के थ्रू करवाई गई है। आपने देखा नरेश उत्तम गए थे राजा भैया से मिलने की नहीं गए थे? इलेक्शन से 3 दिन पहले गए थे ना। देख लीजिए ना, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते, अगर हम बीजेपी को चाहते, तो सबसे पहले अगर आप बी टीम ना होते तो आप सबसे पहले आंदोलन करते। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों? एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपका मायावती के साथ में पीछे बैकडोर से मामला चल रहा है। अच्छा, कोई और बोलता है तो ईडी, सीबीआई, फोर्स लगाकर रोक दिया जाता है। एक बार सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल गए थे, आपको याद होगा शायद। जैब जेल क्यों नहीं जाते? आप भी तो बहुत बोलते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को हराना पड़ेगा। राहुल गांधी या अखिलेश यादव को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ करके हराना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। 2024 के चुनाव को महज ही कम समय बचे हैं। सारी पार्टियां जो है पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई हैं। समाजवादी का लिस्ट कुछ जारी हुआ है, कुछ बाकी है। पहले लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी कर दिया है। पहले लिस्ट को लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ साथ में समाजवादी पर चर्चा करेंगे। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इन दिनों चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि 7 सीटों को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई है। इस पर तंज अखिलेश यादव ने भी कसा है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। इस पर अब ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब शौकत अली साहब मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही है कि एक सोशल मीडिया पर बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है शफीकुर रहमान बर्क के पोते के साथ में, क्या डील हुई? देखिए, कोई डील नहीं। बर्क साहब का इंतकाल हो गया था, तो चूंकि हम लोग मिट्टी में नहीं पहुंच पाए थे, तो मैं ताज़ियत के लिए गया था उनके घर पे, और मैं उनके कब्रिस्तान पे भी गया था, और बस और क्या, ताज़ियत पेश करने के लिए गया था। लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास इस हाल में जाया जाता तो गले मिला जाता है, उनको हौसला और सब्र के लिए किया जाता। कान में कहने का क्या मतलब था? नहीं, देखिए, ज़ियाउर रहमान साहब बहुत ही मायूस हैं, क्योंकि उनके सर पे बहुत बड़ा साया था उनके दादा जान का, और यकीनन जो है वो साया उनके सर से उड़ गया, तो थोड़ा उनको सब्र के लिए और तसल्ली के लिए मैंने कहा कि आप काम करिए, आपके जो विरासत दादा जान ने आपको दी है उसको आप आगे बढ़ाइए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो आगे भी बढ़ाएंगे। अच्छे आदमी है, काफ़ी जुझारू है, और उन सब सारी चीज़ों को लेकर के इंशाअल्लाह आगे बढ़े। यही सब बात है। बाकी और कुछ बातें हुई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको शेयर भी किया जाए। लग रहा है कुछ सेंध लगा रहे हैं समाजवादी पर। नहीं, देखिए, सेंध की बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि शायद आप ना जानते हो कि ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने अपने सियासत की जो शुरुआत की थी वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से की थी। 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में, जब हम पहला विधानसभा का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे, तो हमारे संभल से जो प्रत्याशी थे वो ज़ियाउर रहमान बर्क साहब थे, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब मरहूम और हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ज़ियाउर रहमान बर्क साहब और मैं खुद, हम लोगों ने एक साथ एक मंच को साझा किया, एक सियासी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा हुए। तो मुझे इस बात की खुशी है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कम वक्त ही सही, लेकिन बर्क साहब हमारे साथ रहे, उनका परिवार हमारे साथ रहा। पोता भी रहेगा जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। आप देखिए, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता कि पोता रहेगा या नहीं रहेंगे या आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा से हम लोगों का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। और यकीनन बर्क साहब कौम मिल्लत की एक आवाज़ थे, हमेशा मजलूमों की आवाज़ बन करके, गरीब दबे कुचले मुसलमानों की आवाज़ बन करके पार्लियामेंट के अंदर उनकी तर्जुमानी करते थे। बर्क साहब कोई एक संभल के या सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के नेता नहीं थे, बल्कि बर्क साहब हिंदुस्तान की मुसलमानों की एक आवाज़ थे,
और उनका जाना यकीनन एक बहुत बड़ा कौम मिल्लत का नुकसान है। और हम क्यों ना चाहेंगे कि उनका परिवार हमारे साथ ना हो। चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे दल अलग हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल एक हैं। अगर कभी भी उनको ज़रूरत होगी तो हम इस्तकबाल करेंगे। यकीन। आजम खान को भी। आजम खान साहब, देखिए 2022 के इलेक्शन में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था, मुस्लिम लीडर, जिसके दरवाजे पर जाकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दस्तक न दी हो। सारे लोगों के दरवाजे पे जाकर के हमने सारे दरवाजे को हमने नॉक किया। भाजपा में बहुत सारे नेता हैं मुस्लिम, उनके दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रहे? देखिए, भाजपा के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं वो नेता नहीं है, बल्कि वो एक तरीके के डीलर हैं। बीजेपी में उनकी अपनी क्या औकात है, आप मुझे जरा बता दीजिए। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो खुले तौर पर आप देख रहे हो उस चीज़ को कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके का प्रोपेगंडा बीजेपी के द्वारा किया जाता है, बीजेपी गवर्नमेंट में जिस तरीके से मुसलमानों का नुकसान किया जा रहा है, मुसलमानों की शरीयत में दखल अंदाजी की गई, मुसलमानों के मसाजिद को, मदारिस को गिराया जा रहा है, बुलडोज़र की नीति सिर्फ मुसलमानों के लिए अपनाई जा रही है। तो जब ये खुले तौर पे एक चीज़ सामने दिख रही है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है मुस्लिम विरोधी है, तो फिर ऐसे वक्त में जो भी मुस्लिम लीडर बीजेपी में है, क्या कभी आपने सुना उनकी ज़बान से कि उन्होंने एक मर्तबा इस चीज़ का विरोध किया हो? भाई, इस देश के अंदर, लेकिन उनके दिल को तो पिघलाया जा सकता है ना। दिल वैसे भी मौम होता है, जाइए उनको दावत दीजिए ना। नहीं, सिर्फ समाजवादी के नेताओं को दावत देना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बर्क साहब को देख लीजिए आप। बर्क साहब ने हमेशा पार्टी की लाइन से हट करके मजलूमों की आवाज बन करके कौम की बात कर रहे थे। यस। तो बीजेपी के अंदर जो भी लीडर है, मुस्लिम लीडर है, अगर इनके दिल में, इनके अंदर एक दिल होता, अगर इनके जहन में ये चीज होती कि हाँ फला हमारे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो दानिश आजाद साहब हो, वो तो कह रहे हैं मदरसा को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यार, मैंने तो नहीं कभी सुना। यही तो कारण है कि वो मदरसों के ऊपर जो है जांच लगाकर चेक करना चाह रहे थे कौन से असली मदरसा है, कौन सी नकली है। चलिए, आप मुझे बता दीजिए, हल्द्वानी में जिस मदरसे को ढाया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो नकली था या असली था? बताइए आप मुझे। कानपुर देहात में जहाँ पर हमारे चेयरमैन हैं, वहाँ के जो मदरसे को ढाया गया वो असली था या नकली था? आज दारुल उलूम देवबंद के बारे में जो प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है, तो क्या ये भी उनको शक है कि दारुल उलूम देवबंद के बारे में, मेरे ख्याल से तारीख इसको कभी नहीं भूल सकती है, जहाँ के उलमा इकराम ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, जहाँ से पढ़े हुए उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके का जो प्रोपेगंडा चलता है, जो तरह तरह की बातें होती है, मुसलमानों के खिलाफ होती है, कभी दानिश आज़ाद अंसारी ने इन सब चीज़ों का खंडन किया? अच्छा, एक बड़ा सवाल है मन में लगातार ये चलता रहता है कि चुनाव का सिलसिला जैसे ही जारी होता है, नेता जो है वो कूद कर समाजवादी, मतलब भाजपा से समाजवादी में जाते हैं, समाजवादी के भाजपा में जाते हैं, बसपा में जाते हैं, ये लगातार चलता रहता है। एमआईएम में ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि दूसरे पार्टी के नेता एमआईएम में कूद कर आ गए हों। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आए हैं। विचारधारा से कतराते हैं क्या लोग? अभी कल मैंने परसों, जिस दिन हमारा स्थापना दिवस था 2 मार्च को, मैंने वेस्ट यूपी के एक बहुत बड़े लीडर हैं डॉक्टर टीपी सिंह, मैंने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है, जो भीम आर्मी के कई ज़िले के और दूसरे भी प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बीएसपी में भी उन्होंने काम किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने पार्टी ज्वाइन करवाई है। चलिए सिलसिला जारी करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, इनका पूरा परिवार जो है बीएसपी से रहा है, आज हमारी पार्टी में है। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और मेरा सवाल सबसे पहला, तो अभी तक तो मैं चर्चा ही कर रहा था, अब सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नाइंसाफी के खिलाफ हम मैदान में हैं।
इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम जो समाज है उसके साथ हुई है। और इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि इस देश के अंदर आज मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है जो कांग्रेस हुकूमत के दौर में आई। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सफर पर हैं और न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें भी तो यही बात है ना। मुरादाबाद से जब राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, जब वेस्टर्न यूपी में, तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी वाकई में न्याय की बात करते हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले मुरादाबाद में जो 1980 में कांग्रेस की हुकूमत में मस्जिद के अंदर गोलियां चलाई गई, मुजफ्फरनगर मुरादाबाद के अंदर 1980 में कांग्रेस की हुकूमत में ईद के दिन ईदगाह में जो गोली चलाई गई जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हुए, मुझे लगता है कि उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। राहुल गांधी को उनके घर जाना चाहिए था। ये कौन सी न्याय यात्रा है? आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष का रोल भी तो नहीं अदा कर रहे हैं। हल्द्वानी पे राहुल गांधी की खामोशी ये इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी मुसलमानों की बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी की स्पीच मोहब्बत की बात करते हैं। नहीं, मोहब्बत की बात करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी मोहब्बत की। अब वो आपने कहाँ देखा उनकी कौन सी मोहब्बत? हो सकता है दूसरे लोगों से मोहब्बत हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि मुसलमानों से उनको मोहब्बत है। अगर मुसलमानों से मोहब्बत होती तो राहुल गांधी हल्द्वानी पे चुनाव से पहले आप कहाँ थे? चुनाव में ही नजर आए, लोग बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश देखिए हमेशा 5 साल तक चुनाव होता है, और आपका ये कहना गलत है कि चुनाव से पहले मैं कहाँ था। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा प्रोग्राम्स करते रहते हैं, छोटे और बड़े। वो एक अलग चीज़ है कि हमको मीडिया कवर नहीं करती है, या करती है तो बहुत कम करती है। लेकिन चुनाव में आप पर नजरे करम हो जाता है मीडिया का। नहीं, चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी मीडिया दिखाने लगती है। आज 4-5 दिन से देख रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी बातें भी आपकी देखिए मीडिया में आ जाती है। चुनाव का जब माहौल बनता है तो हमारी क्या, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जिसको मीडिया कवर करती है, वो शहरों में मिलते हैं। अब हम गांव में काम कर रहे हैं तो हमको मीडिया तो मिलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते, मैं लगातार प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं वेस्टर्न यूपी में था, मैंने अपने ईस्टर्न यूपी में भी कई प्रोग्राम्स किए। अभी हमारा जौनपुर में प्रोग्राम था, इसके पहले मैं सुल्तानपुर में था। तो लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब एक कहने वाली बात है सोशल मीडिया के। अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि हैदराबाद छोड़कर असदुद्दीन अवैसी अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी चुनौती मानते। उन्होंने झखाड़ते हुए कहा कि अरे क्या है, लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आए और गए। ठीक है, अच्छी बात है, ये उनका अपना व्यू है। हमको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव एक नाकामयाब लीडर है। मुलायम सिंह यादव की विरासत उनको मिली, उन्होंने बचपन में चांदी और सोने के चम्मच में पानी पिया है। संघर्ष क्या होता है उनको नहीं मालूम है। अखिलेश यादव अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी जेल नहीं गए, अखिलेश यादव के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो अखिलेश यादव को क्या मालूम। अखिलेश यादव वही हैं जिन्होंने अपने वालिद को धोखा दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश जिस तबके की बात आप कर रहे हैं वो तबका उनके साथ बहुत ही ज्यादा है। 2027 में आप देख लीजिएगा, अगर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या और भी पार्टी के लोग दारुसलाम में जा करके ये ना कहें कि वैसी साहब हम चाहते हैं कि आपकी पार्टी गठबंधन में हो। मैं ज्यादा दिन की बात, आप तो 24 में चाह रहे हैं कि 7 सीटें मिल जाएं। ठीक है, हम 24 में ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोका जाए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्राइम मिनिस्टर ना बने। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जब आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए का मतलब क्या होता है? पीडीए का मतलब क्या होता है? आपने जो बताया कि पीडीए का मतलब ये होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो आप बताइए कि आपके पीडीए में अल्पसंख्यक का समाज कहाँ है? बताइए मुझे आप। अल्पसंख्यक उनके साथ चलता है? नहीं, उनके साथ नहीं चलता है। देखिए, जिनको टिकट चाहिए, जिनको एमएलसी बनना है, वो लोग उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष करने वाले हैं, जो अपने समाज की आवाज़ उठाने वाले हैं, आप कभी उनको नहीं देखेंगे उनके साथ। वो एक अलग बात है कि हमारे साथ ना आए,
लेकिन वो किसी न किसी बैनर, किसी न किसी जो है गैर सियासी तंजीम के साथ जुड़ करके अपनी बात को उठाते। लेकिन अखिलेश यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया है। अच्छा, आप चाहते हैं बीजेपी को रोकना? अगर हम बीजेपी को रोकना नहीं चाहते तो तेलंगाना में आज बीजेपी की गवर्नमेंट होती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो स्ट्रेटजी है, आज वही वजह है कि तेलंगाना में बीजेपी की कभी हुकूमत नहीं बनने पाई। चाहे इसके पहले वो आंध्रा रहा हो, हमारे साबिक कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमा, उनकी जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी थी, उसके तहत आंध्रा में कभी बीजेपी अपना पैर नहीं फैला पाई। आज हमारे लीडर, उनकी जो स्ट्रेटजी है, आप देख लीजिए ना। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते, अगर हम बीजेपी को चाहते, तो सबसे पहले जब हमारा आंदोलन मरकज करते है, हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन करते हैं सबसे पहले, मुझे लगता है। जो हमारा देखिए, मैं अगर आप बी टीम ना होते तो आप सबसे पहले आंदोलन करते हैं। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों है? सिर्फ मेरी ही क्यों है? अगर वाकई में ये जो पार्टियां कहती हैं, जो नाम नहाद सेकुलर हैं, कि बीजेपी गवर्नमेंट से हर कोई त्रस्त है, परेशान है, बीजेपी गवर्नमेंट में अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, आपको लगता है बीजेपी से लोग पस्त हैं? मैं तो यही बात पूछ रहा हूँ कि अगर नाम नहाद सेकुलर पार्टियां जो बात कहती हैं, तो फिर इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के पास बहुसंख्यक समाज का वोट होना चाहिए। लेकिन समाजवादी या कांग्रेस, ये जो अलायंस है, इनके पास मुस्लिम वोट के अलावा कौन सा दूसरा वोट है, मुझे बता दीजिए। इस बात को आपने राज्यसभा के इलेक्शन में देख लिया। भाई, इनके जो बगल में बैठने वाले लोग थे, आज वो लोग कहाँ हैं? किसको वोट डाला उन लोगों ने? ये कहते हैं हम हमारे एमएलसी। अखिलेश तो कह रहे फर्क नहीं पड़ता, वो पीडीए के चाहने वाले नहीं थे, फर्क पीडीए को पसंद नहीं करते, तो इसलिए चले गए। आप तो उनके राइट हैंड, आपके तो वो राइट हैंड थे ना, आपके साथ में आस्तीन में ही साफ होते हैं। तो वही तो बार बार हमको कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब ये क्या था कि कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और समाजवादी दोनों ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हो पाए। दोनों ये नहीं चाहते। उन्हीं के लोग इधर है, इन्हीं के लोग उधर है। यही बात तो मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि समाजवादी ही बीजेपी है और बीजेपी ही समाजवादी है। अभी पहली लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, क्या समझ में आया, क्या देखा आपने उसमें? नहीं, देखिए, बीजेपी की लिस्ट है, उसमें जिसको बेहतर समझा अपने लोगों को टिकट दिया उन्होंने। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम है, अमित शाह जी का नाम है। यस, ये देखिए, अगर बीजेपी को हराना है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को हराना पड़ेगा, बनारस से। और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा है या जो अपनी पार्टी का मुखिया रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ करके हराना चाहिए। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये खड़े हों बनारस से। और यस, उत्तर प्रदेश है तो असदुद्दीन अवैसी भी लड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के अगर बनारस से चुनाव लड़ते हैं, भाई 2 बार से लगातार जीत रहे, तीसरी बार आप उनको हराइए। हमारे लीडर तो उत्तर प्रदेश में कभी हुकूमत में बनाए, ना कभी भी कहीं नहीं बनाए, ना कभी यहाँ पे हमारा एमएलए अभी तक हुआ, ना हमारा एमपी हुआ। भाई, आपके पास 111 एमएलए हैं, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर कम हो गया है। चलिए, जो भी है, अभी इन्होंने पार्टी से निकाला नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो 7 एमएलए बीजेपी की गोद में है, तो अभी तक इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि आपके कहने पर उन लोगों ने राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डाला है। ये डील आपकी राजा भैया के थ्रू करवाई गई है। आपने देखा कि नरेश उत्तम राजा भैया से खबर मिल गई आपको? आपने देखा नरेश उत्तम गए थे राजा भैया से मिलने की नहीं गए थे? इलेक्शन से 3 दिन पहले गए थे ना। राजा भैया उसके पहले बीजेपी से मिले थे कि नहीं मिले थे? मिले थे। उसके बाद इनके 7 एमएलए टूट करके कहाँ गए? इसको वोट डाले बीजेपी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डील कहाँ से हुई, आप समझ लीजिए। मतलब नरेश उत्तम पटेल को अखिलेश यादव ने भेजा, राजा भैया से डील करिए, और 7 विधायक। उसके पहले राजा भैया बीजेपी से जाकर के मिले, वहां पर बात तय हुई, फिर समाजवादी वालों से बात करिए। नरेश उत्तम मतलब बी टीम आप नहीं है, बी टीम समाजवादी है। अरे, उसमें कहने की कौन सी बात है यार? वोट डाल रहे हैं, अब उसमें कौन सी चीज छुपी हुई है? वो तो एकदम पानी की तरह साफ है ना। तो आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी को, मोदी के खिलाफ?
बिल्कुल, अगर मोदी को हराना चाहते हैं तो इनको मोदी के खिलाफ चुनाव खुद लड़ना चाहिए। सबसे मजबूत है अखिलेश यादव आज की डेट में, राहुल गांधी आज की डेट में, अगर तो इनको चुनाव भी सबसे पहले मोदी के खिलाफ लड़ करके मोदी को हराना चाहिए। तो आप 7 सीट मांग रहे हैं, 25 सीट लड़ाने की बात कर रहे हैं। 7 सीट किसने कहा आपको? फिर कितना मांग रहे हैं? हमने कोई सीट थोड़ी मांगा है। हमने तो ये कहा है कि हम भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। कितनी सीट चाहते हैं? देखिए, सीट का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को सियासत में अछूत समझती हैं, मुस्लिम लीडरशिप को ये अछूत समझती है। सीट का कोई झगड़ा ही नहीं है, बात करने को नहीं तैयार है तो हम फिर वो तो सेकेंडरी है कि अब सीट की बात की जाए। वो तो कह रहे हैं कि आओ जिताइए और उसके बाद में फिर हिस्सेदारी बाद में तय किया जाएगा। बाद में कहाँ से तय होती है? जब निकाह होता है मेहर उसी टाइम पहले ही तय कर ली जाती है, उसके बाद निकाह होता है। मतलब निकाह से पहले आप मेहर चाहते हैं? नहीं, मेहर नहीं मेहर निकाह के बाद मिलती है, लेकिन उसके पहले वो तय की जाती है मेहर कितनी होगी, आपको पता है ना। तो ये कौन सी बात हो गई? आपने देखा था पिछले 2022 के इलेक्शन में इन्होंने 3-4 पार्टियों का अलायंस किया था, क्या दिया उन लोगों को? आप विधानसभा जीते नहीं, धमका रहे हैं कि हम 25 सीट पर लोकसभा लड़ाएंगे। नहीं, हम क्या धमकाएंगे? हम धमकाने वाले लोग नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम से आप डरा रहे हैं? नहीं, ये देखो, ये काम तो समाजवादी और बीजेपी करती है। बीजेपी हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों को दिखा करके डराती है, समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके अपना वोट लेती है मुसलमानों से। यहाँ हम तो ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम कौम एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी से नहीं डरती। जहां पर डर खत्म होती है वहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। तो ये कहना, अगर हम डरते बीजेपी वालों से या समाजवादी वालों से तो शायद उत्तर प्रदेश में हम एमआईएम का काम ही ना करते। हम लोगों को थोड़ी, मुझे तो लग रहा है डर रहे हैं, क्योंकि आपसे जब मैंने लिस्ट पे बात किया तो आपको टेनी नहीं याद आया, किसानों की बात नहीं याद आई। देखिए, किसानों की बात हमेशा से टेनी को फिर से टिकट दिया है। नहीं, टेनी को टिकट दिया है, उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने दिया है। अब तो ये तय करना है किसानों को टेनी को जवाब देने के लिए। भाई, उनका जो किसान नेता है वो भी तो हमें गाली देता है। उनका जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो भी हमें गाली देता है। अब की तो मुझे शक हो रहा है कि हैदराबाद से कहीं असदुद्दीन अवैसी ना हार जाए, क्योंकि उनके सामने एक महिला है, वो महिला जो मुस्लिम महिलाओं के बीच में काफी कुवत रखती है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हैं और बैरिस्टर साहब को कोई इंशाअल्लाह ताला नहीं हरा सकता। पिछली बार जब मोदी लहर थी, लोग मोदी सुनामी कहते थे, चाहे वो 2014-2019 की बात, जब अच्छे अच्छे धुरंधर हार गए। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, 2014 और 19 दोनों की बात कर रहा हूँ। जब अच्छे अच्छे धुरंधर हार गए, ऐसे वक्त में हमारे लीडर की जो वोट मार्जिन है वो हमेशा बढ़ी है। 1,09,000 वोट से जीते 2014 में, 2019 में 2,14,000 से जीते। इस बार इंशाल्लाह 3 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? यस, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल, तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी कोई समीकरण बना लीजिए ना, जिससे इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत हो जाए और इंडिया कमजोर हो जाए। देखिए, 10 साल में तो बच्चा भी जवान नहीं होता है। हम काम कर रहे हैं एक बंजर जमीन पर, जहां पर मुसलमानों के जहन क्यों में नहीं जाग रहा है मुसलमान? जहां मुसलमानों के जहन में ये बात डाल दी गई थी कि तुम बहुत थोड़े हो, तुम नहीं जीत सकते, तो आज कम से कम नई जो जनरेशन है, हमारा जो नौजवान है, वो कह रहा है क्यों नहीं जीत सकते। जब 11% जाटो समाज बीएसपी को लेकर के खड़ा हो सकता है, 7 बार हुकूमत बन सकती है, तो हम तो 20% है। हमेशा यही कहा गया हमें कि तुम बहुत थोड़े से हो, तुम बहुत थोड़े से हो, तुम नहीं जीत सकते। हमेशा हमारी तादाद को कम बताया गया, कहा गया कि बैकवर्ड समाज 24%, 28% है, यादव समाज 60% है। ये कभी नहीं बता को, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारा वोट ले लिया गया, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं गया। अच्छा, कोई और बोलता है तो ईडी, सीबीआई, फोर्स लगाकर रोक दिया जाता है। शौकत अली या असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं, तो इनके पीछे, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचती है? एक बार सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल गए थे, आपको याद होगा शायद। सुधीर चौधरी जो बहुत बड़े एंकर हैं, यस, आज तक में,
वो एक बार जेल गए थे, आपको याद होगा। जैब जेल क्यों नहीं जाते? आप भी तो बहुत बोलते हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि सुधीर चौधरी जहां बैठे हुए हैं वहां पर उनको कुछ करने का, उल्टा सीधा करने के लिए सामने से कोई कांटेक्ट भी कर सकता है, कुछ करा भी सकता है, लेकिन आप उस स्तर पे नहीं हो। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं हुआ। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ कि जब भी जांच होती है तो मिनिस्टर की जांच होगी, ना कि कोई मेंबर की। चेयरमैन भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, ना कि सभासद जेल जाएगा। हम कभी हुकूमत में नहीं रहे, हम कभी मंत्री लेकिन जैसे आपके भाषा, हमने ठेका जैसे पट्टा आपका नहीं भाषा दिया। रहता है, हमने ठेका पट्टा नहीं दिया, हमने फ्लाईओवर का कोटेशन नहीं दिया। हाँ, हम तो जहाँ हमने गोमती रिवर फ्रंट नहीं बनाया, हमारी सरकार नहीं थी, हम मंत्री नहीं थे। मतलब अखिलेश खामोश है तो आपको लगता है यही डर है जो आप गिना रहे हैं? अब मैं ये बात क्यों कहूँ? हो सकता है, आप इशारे में यही कहना चाह रहे हैं ना? हो सकता है। भाई गायत्री प्रजापति कौन थे, आप बताइए मुझे। एक इलेक्शन में आप 0 पे थे, दूसरे इलेक्शन में आपकी संपत्ति 500 गुना बढ़ी, तीसरे इलेक्शन में 1000 गुना बढ़ रही। कहां से बढ़ रही है? समाजवादी की हुकूमत आती है, सैफई में कई लाख रुपए का प्रोग्राम होता है, हुकूमत चली जाती है, प्रोग्राम ही नहीं होता। बीएसपी की हुकूमत होती है, 1-1 करोड़ रुपए का माला पहनाया जाता है, हुकूमत खत्म, चली जाती है। तो वो पैसे कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? ये जो अनाप शनाप खर्च किए जाते हैं। लेकिन आप पर मुकदमा भी नहीं होता ना, सवाल ये है। आपको कैसे मालूम हमारे ऊपर मुकदमे नहीं है? लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बड़े बड़े नेता भी यही कहने लगे हैं। नहीं, आपको कैसे? अभी मेरा एक समाजवादी पार्टी के नेता से बात हो रही थी, प्रवक्ता है, वो कह रहे थे, खान जेल में वो कह रहे थे कि आप जमीनी नेता है ही नहीं। उनका भी नाम इत्तेफाक से शौकत अली ही है। हम जमीनी नेता नहीं है तो फिर क्या, हम आसमान पे नेतागिरी करते हैं? आप जरा मुझे बता दो, समाजवादी पार्टी वालों से पूछ लीजिएगा कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ। मैं तो गांव में भी चलता हूँ, शहर में भी चलता हूँ, और मैं रहने वाला गांव का हूँ। चलिए, आप कैमरा ऑन है, माइक आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ऐलान कर दीजिए कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 सीटों का प्रस्ताव बना करके जो प्रपोजल था हम लोगों ने यहाँ से भेज दिया है। तो 25 सीटों पर बात कैसे आ रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने भेज दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला, अगर वो कहेंगे 20 तो 20, 25 कहेंगे 25, 40 कहेंगे 40, 2 कहेंगे 2, 4 कहेंगे 4। इसका मतलब आप इंडिया गठबंधन के लिए नासूर बनना चाहेंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन तो हमारे लिए नासूर है। समाजवादी पार्टी हमको नुकसान पहुंचाती है, इंडिया गठबंधन हमको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास एक ही वोट है, वो है मुस्लिम वोट। तो हमारे वोटों में सेंध लगाने का काम हमें बदनाम करके ये इंडिया गठबंधन करता है, समाजवादी पार्टी करती है। उनके पास अपना कौन सा वोट है? आप मुझे बताइए कि पिछला 2022 का इलेक्शन, अभी आपने देखा होगा कि एक टीवी चैनल ने पूरी रिपोर्ट चलाई थी, उस पे हम 95 सीटों पर लड़े थे, 5 लाख के आसपास हमने वोट हासिल किया था, और कांग्रेस उन्हीं 95 सीटों पर 3 लाख वोट हासिल किया था। तो उत्तर प्रदेश में हमारे हालात कांग्रेस से बेहतर है। वो एक अलग बात है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आएगा। हम मायूस नहीं है, अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमको कामयाबी मिलेगी। मतलब आप ओमकार भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। अखिलेश यादव से बात हुई क्या? नहीं, हमारी कोई बात अखिलेश यादव से नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के उनके बहुत करीब रहने वाले लोग हैं, उनके जरिए से मैसेज करवाया गया था, लेकिन कोई जवाब क्या आया? हाँ, हमारी बात होती है माननीय शिवपाल जी से। वो तो आपको सेट करने के लिए गए थे 22 में। नहीं, सेट करने के लिए नहीं, आप तो खुद सेट हो गए समाजवादी में। सेट करने के लिए हम नहीं गए थे, एक मोर्चा बना था, लेकिन उस मोर्चे का सौदा कर लिया था अखिलेश यादव के जरिए से ओम प्रकाश राजभर ने, और पूरे मोर्चे को ही बेच दिया। इतना डिबेट हो गया, ओम प्रकाश राजभर बात ही नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े सौदागर है, और उत्तर प्रदेश में मैं समझ रहा हूँ कि उससे बड़ा मंत्री बनने वाले बड़े मंत्री सौदागर, सियासी सौदागर कोई नहीं है। अब वो मंत्री कह रहे हैं कि हवाई हो जाएंगे सब। देखिए, अब वो मंत्री बने, संतरी बने, लेकिन अब ये चीज अखिलेश यादव को समझनी चाहिए थी कि आपने धोखा दिया था। जो हमारा एक मोर्चा बना था जिसकी क़यादत खुद ओम प्रकाश राजभर करते थे, उस मोर्चे को धोखा दे करके ओम प्रकाश राजभर वहां गए, धोखा नहीं बल्कि पैसे की लालच में
और भी कुछ चीजें उनको दी गई थी, फॉर्चूनर वगैरह दी गई थी, छीन भी ली गई। तो उन्होंने हम लोगों को, कई पार्टियों को धोखा दिया था और फिर वही काम अखिलेश यादव के साथ उसने किया। एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपका मायावती के साथ में पीछे बैकडोर से मामला चल रहा है। देखिए, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये खबर कहाँ से फ्लैश हो रही है और मैं नहीं बोल सकता इस चीज के बारे में। अच्छा, अगर मायावती के साथ आपको सफर मिल जाए तो कैसा रहेगा? हमने तो आज नहीं, बहुत पहले कहा था, 2022 के इलेक्शन में भी हमने बहुत कोशिश की। उनके जो राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ जी से हमारी बड़ी देर तक बात भी हुई, चर्चा भी हुई, 2 मरतबा बैठे हम लोग, 2 राउंड की बातचीत चली, सीटों पे भी बात हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी। वो एकाएक नहीं मालूम बीच में तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप? देखिए, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम नहीं तय। अकेले लड़ेंगे? ये अभी फिलहाल तो हम अकेले हैं, जब हमको कोई नहीं टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे। अगर आपको कोई नहीं टच कर रहा है तो मतलब आप इंडिया गठबंधन को टच करेंगे? नहीं, हम इंडिया गठबंधन को मैसेज हम लोगों का जा चुका है, अब ये उनको तय करना है। और दूसरी चीज ये है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम क्या है? चुनाव लड़ना। खत्म बात। तो मतलब लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा 80 सीटों पे लड़ेंगे? जरूरत क्या, 80 नहीं, जरूरत पड़ेगी तो 543 पे लड़ेंगे। 80 ही क्यों, हिंदुस्तान में 543 सीट है। रहिए, हम यूपी से हमारा ताल्लुक है, हम यूपी के जिम्मेदार हैं, तो हम 80 की ही बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब मौजूद थे, जिनसे काफी देर हमने चर्चा किया है चुनावी पर। देखिए, 2024 का चुनाव महज ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नेता का इधर से उधर जाना और उसके बाद में ऐलान पे ऐलान करना कि हम ये देंगे, फला देंगे, और फिर लिस्ट जारी होना, लिस्ट जारी होने के बाद में पवन जो एक्टर्स हैं उनका टिकट वापस करना, उपेंद्र सिंह रावत का जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि चुनाव से पहले ये सब कैसे, क्यों, किस तरह। तो इसके लिए हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज, जनता के साथ।